नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले फॉरेन की क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज प्राइमरी की, तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं व्हाट इज फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना के रखी है, मतलब कि कैसे फॉरेन की काम करती है, कैसे उसे यूज करना है, इन सब के बारे में हमने बात कर रखी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली कैसे फॉरेन की अप्लाई करते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट की मदद से वो देखने वाले हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो जाके देख लेना, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब आगे बढ़े, तो अगर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं फॉरेन की का, तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं कि व्हाट इज फॉरेन की, तो क्या है, देखो, अगर मैं किसी और टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में यूज कर रहा हूं तो उसको हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी एक कॉलम है कस्टमर्स टेबल के अंदर। ठीक है, ये प्राइमरी की है कस्टमर टेबल की, राइट। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सेल्स टेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इसकी मदद से हमने सेल्स एंड कस्टमर टेबल को लिंक कर दिया है, राइट। ओके, तो लिंक कैसे होंगे वो देखो। अगर मैं सेल्स टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे परचेस नंबर अगर 1 है, ठीक है, और अगर जो डेट है वो क्या है 2023-09-03। ओके, अगर डेट है, उसके बाद कस्टमर आईडी यहाँ पे मैंने डाली है 12, उसके बाद एटम कोड डाला मैंने सपोज की 3। ओके, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया सेल्स टेबल का, राइट। तो इसमें क्या है कि 2023-09-03 को एक परचेस की गई थी, जो की थी एक ऐसे कस्टमर ने जिसकी कस्टमर आईडी जो है वो 12 है। तो इस 12 नंबर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि उस कस्टमर का नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितने हैं, राइट। तो ये जो सेल है वो किस कस्टमर ने परचेस किया है वो हम इसकी मदद से जान सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ये सेम है आइटम कोड के लिए। इस परचेस में जो आइटम कोड है वो 3 है, ठीक है, मतलब कि 3rd नंबर वाला जो आइटम है वो खरीदे किया गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आना होगा आइटम टेबल के अंदर। तो इस आइटम कोड की मदद से हमें पता चलेगा कि वो आइटम कौन सा था, उसकी प्राइस क्या थी और उसकी कंपनी कौन सी थी, राइट। ओके, तो समझ में आ रहा है एटम कोड जो फॉरेन की है सेल्स टेबल में और जो प्राइमरी की है एटम्स टेबल की, इसकी मदद से हम सेल्स एंड एटम्स टेबल लिंक कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं एटम्स टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी आईडी फॉरेन की है, जो प्राइमरी की है कंपनी टेबल की, यानी कि कंपनी आईडी की मदद से मैंने आइटम्स एंड कंपनी ये दोनों टेबल जो है वो लिंक कर दिए, राइट। तो अगर मेरे पास एक एटम है तो उसका नाम, प्राइस और उसकी कंपनी आईडी यहाँ पे दी गई होगी, राइट। तो कंपनी आईडी के ऊपर से मैं पता लगा सकता हूँ कि वो कंपनी कौन सी है, उसका हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर क्या है, राइट। तो ये होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है कि किसी और टेबल की प्राइमरी की को अगर आप इस टेबल में यूज़ कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं फॉरेन की। ओके, तो ऊपर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। इट पॉइंट्स टू द कॉलम ऑफ अनदर टेबल और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन लिंक द 2 टेबल्स, मतलब कि फॉरेन की मदद से हम 2 टेबल्स को लिंक कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है व्हाट इज फॉरेन की। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर रखी है, उस वीडियो के जाके देख लेना, राइट। उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आते हैं नीचे, मैं एक और बात बताना भूल गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो, कस्टमर्स एक टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, ठीक है, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ सेल्स टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की। तो इस टेबल को हम कहेंगे पेरेंट टेबल, ठीक है, और इस सेल्स टेबल को हम कहेंगे चाइल्ड टेबल। ओके, और इन दोनों का एक और नाम है कि इसको हम कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंसिंग टेबल। ओके, और इसको हम कहेंगे रेफरेंस टेबल, रेफरेंस टेबल। ओके, तो फॉरेन की इन एसक्यूएल इज डिफाइंड थ्रू अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ओके, फॉरेन की कंस्ट्रेंट की मदद से हम फॉरेन की को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं माइस्क्यूएल में और इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल को लिख दिया है, बट हम एक्चुअल में टेबल क्रिएट करके देखने वाले हैं। ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख के रखा है, ठीक है। ओके, तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो सेल्स का टेबल हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था ना, वो मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कमांड की मदद से। तो पहले मुझे क्या करना होगा, स्टोर का जो डेटाबेस है उसको एक्टिव करना होगा, मतलब कि इसके बाद जो कोई भी क्वेरीज होंगी वो स्टोर के ऊपर अप्लाई होंगी, राइट। स्टोर डेटाबेस यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा जब मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा,
ठीक है। तो अब आते हैं नीचे, पहले हमें क्या करना होगा, एक कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट करना होगा जिसकी प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की हम यूज करने वाले सेल्स टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हमने पहले ही जान लिया है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे फायर कर लेता हूँ मैं। तो देखो कस्टमर्स नाम का टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की है जिसको मैं एज अ फॉरेन की यूज करने वाले सेल्स टेबल के अंदर, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, सेल्स का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो जो पहले सेल्स का टेबल था ना, जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, वो मैंने ड्रॉप कर दिया है, राइट। तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम सेल्स। अब देखो सेल्स का टेबल भी हमने पिछले वीडियो में क्रिएट कर लिया था, तो मैं इस पार्ट को भी स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेबल हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, ठीक है, जिसके अंदर परचेस नंबर एक प्राइमरी की है, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड, ऐसे 4 कॉलम्स मौजूद है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि कस्टमर आईडी जो है इसको बनाना है फॉरेन की। तो अब हमें क्या करना है, देखो सभी कॉलम्स हो जाने के बाद आओ नीचे और यहाँ पे डालो फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है, फॉरेन। ओके, फॉरेन की स्पेलिंग गलत हो गई, फॉरेन की। उसके बाद इन ब्रैकेट जिस भी कॉलम को आपको फॉरेन की बनाना है उस कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कस्टमर आईडी। ओके, कस्टमर आईडी। ओके, तो प्राइमरी की में क्या होता था, अगर आप यहाँ पे प्राइमरी की डालते और उसके बाद इन ब्रैकेट उस कॉलम का नाम डालते तो भी आपका काम चल जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको उस कॉलम का रेफरेंस भी देना होगा जिस कॉलम को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आएगा रेफरेंसेस कीवर्ड। उसके बाद जिस भी टेबल को हम रेफर कर रहे हैं उस टेबल का नाम यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आएगा कस्टमर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद इन पैरेंथेसिस और इसके अंदर उस कॉलम का नाम आएगा जिस कॉलम को एज अ फॉरेन की हम यूज कर रहे हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कस्टमर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या, नहीं ना, ब्रैकेट्स कैसे चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अगेन ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा करते ही कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की बन जाएगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, फॉरेन की इन ब्रैकेट जिस भी कॉलम को आपको फॉरेन की बनाना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद रेफरेंसेस कीवर्ड, उसके बाद उस कॉलम और उस टेबल का नाम डाल दो जिस भी कॉलम को आप यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हो, राइट। उसके बाद कस्टमर्स इन ब्रैकेट कस्टमर आईडी, राइट। जैसे ही आप क्वेरी फायर करोगे सेल्स नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कर लेते रन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और कर लेता हूँ रिफ्रेश। अब देखो सेल्स नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है या नहीं, तो हमें आना होगा यहाँ पे और यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आओ DDL कॉलम के अंदर, DDL सेक्शन के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है कंस्ट्रेंट्स नाम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे प्रॉपर कॉलम को नहीं, ये कंस्ट्रेंट को बनाता है फॉरेन की, राइट। तो यहाँ पे सेल्स BHK1 IBFK1, ठीक है, ऐसे करके कंस्ट्रेंट बन चुका है, राइट। मतलब कि इसका मतलब सिंपल है कि कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की बन चुका है, राइट। अब आते हैं SQL फाइल के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सेल्स टेबल के क्रिएशन के वक्त ही फॉरेन की को डिक्लेयर कर दिया, ओके। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टेबल क्रिएट होने के बाद भी फॉरेन की को डाल सकते हैं। वो कैसे, वो देखो। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार लिखने वाला हूँ नहीं, मैं बहुत आलसी किस्म का आदमी हूँ, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको रफ, ओके। अब हमें क्या करना होगा, पहले तो ये जो टेबल है ना इसको ड्रॉप करना होगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक सिंपल टेबल चाहिए जिसके अंदर कस्टमर आईडी कॉलम जो है वो फॉरेन की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना होगा ड्रॉप, ओके, ड्रॉप स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे होगा सेल्स, ओके, सेल्स, ओके। अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा तो क्या होगा, सेल्स का टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो सेल्स टेबल जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो आप क्या करते हैं, इस वाली क्वेरी को रन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एक सिंपल सेल्स का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी फॉरेन की नहीं है। अब हमें क्या करना है कि सेल्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है। तो मैं कैसे करूँगा, नीचे आऊँगा और हम करेंगे अल्टर स्टेटमेंट का यूज़।
एक और बार मैं बता दूं कि हमने अभी तक अल्टर स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। अल्टर स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपको टेबल को अल्टर करने मतलब कि उसके अंदर कुछ कॉलम को ऐड करना है या फिर उसके अंदर किसी कॉलम को फॉरेन की बनाना है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें करनी है तो हम यूज़ करते हैं अल्टर स्टेटमेंट का। तो मुझे क्या करना है कि सेल्स टेबल को अल्टर करना है और कस्टम आई डी को बनाना है फॉरेन की। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर स्टेटमेंट। ओके, तो देखो आगे चल के हम अल्टर स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले। अभी इतना समझ लो कि कैसे हम टेबल क्रिएट होने के बाद भी कस्टमर आईडी को फॉरेन की बना सकते हैं, राइट। तो अल्टर, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे होगा सेल्स। ओके, सेल्स। तो बात है नीचे और यहाँ पे मुझे ऐड कीवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐड। उसके बाद हमें वो लाइन डालनी होगी जिसकी मदद से कस्टमर आईडी को मैंने फॉरेन की बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उस लाइन को, ठीक है, फॉरेन की इन ब्रैकेट कस्टमर आईडी एंड रेफरेंसेस कस्टमर्स इन ब्रैकेट कस्टमर आईडी, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा तो क्या होगा, सेल्स टेबल अल्टर हो जाएगा और उसके अंदर कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की बन जाएगी। तो अभी तक हमने इस क्वेरी को फायर नहीं करा है, तो क्या कर लेते हैं, पहले सेल्स का टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं आई बटन के ऊपर और आते हैं डीडीएल के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी कंस्टेंट वाला पार्ट नहीं आ रहा है। अब आते हैं आगे एसक्यूएल फाइल के अंदर, अब कर लेते हैं इस क्वेरी को फायर, ठीक है। ओके, अब जो है सेल्स टेबल अल्टर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे कस्टम आईडी जो है वो फॉरेन की बन चुकी है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, आते हैं सेल्स टेबल में और आई बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं डीडीएल के अंदर। अब देखो यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि कस्टम आईडी जो है वो फॉरेन की बन चुका है, मतलब कि सेल्स IBFK1 कंस्टेंट यहाँ पे लागू हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टेबल क्रिएशन के वक्त ही आप किसी कॉलम को फॉरेन की बना सकते हो, अब आगे चल के भी उसको फॉरेन की बना सकते हो अल्टर स्टेटमेंट की मदद से, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते, अभी तक हमने क्या किया कि कस्टम आईडी को फॉरेन की बना दिया। तो अब हम चाहते हैं कि फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट है वो हट जाए, वो कैसे होगा वो देखो। तो भाई अगेन आपको अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, क्यों, क्योंकि आपको चाहे टेबल में कुछ चीज़ें ऐड करनी हो या फिर टेबल में से कुछ कॉलम्स को या फिर कुछ चीज़ों को रिमूव करना हो, तो आपको अल्टर स्टेटमेंट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आएगा अल्टर स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है सेल्स। ओके, अब बातें नीचे और यहाँ पे क्या करना होगा, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, क्यों, क्योंकि हमें फॉरेन की को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ड्रॉप, उसके बाद फॉरेन की कीवर्ड, फॉरेन की, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि फॉरेन की हट जाए तो यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी नाम नहीं डालना है, यहाँ पे आपको वो नाम डालना है जो कंस्ट्रेंट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, वो है सेल्स IBFK1, ठीक है। इसको कर लेते कॉपी और आते हैं यहाँ पे और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे उस कंस्ट्रेंट का नाम। तो अगर मैं क्वेरी फायर करूँगा तो क्या होगा, फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेमीकोलन डालना था, वो मैंने डाला नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस हट चुका है। अब देखो अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा तो क्या होगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो हट चुका है, ड्रॉप हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं और आगे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अब आते हैं सेल्स के अंदर और आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वो जो कंस्ट्रेंट की लाइन थी वो हट चुकी है, मतलब कि इस टेबल के अंदर अब कोई भी फॉरेन की मौजूद नहीं है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप फॉरेन की ऐड कर सकते हो, ऐसे करके आप फॉरेन की डिलीट भी कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको फॉरेन की बनाना है किस टेबल को, हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला क्या है कि टेबल क्रिएशन के वक्त ही आप फॉरेन की को डिक्लेयर कर सकते हो, सिंपली सभी कॉलम्स पहुँचाने के बाद कॉमा लगाओ और उसके बाद आपकी क्वेरी को एंटर कर दो, राइट। और दूसरा तरीका कि अगर आपका टेबल पहले से क्रिएटेड है तो आप अल्टर स्टेटमेंट की मदद से भी फॉरेन की को ऐड कर सकते हो, राइट। और अगर आपको फॉरेन की को रिमूव करना है टेबल में से तो आप इस क्वेरी की मदद से कर सकते हो, ड्रॉप फॉरेन की, उसके बाद उस फॉरेन की कंस्टेंट का नाम, ठीक है। तो देखो गाइस हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट तो है बट इतना भी नहीं कि आपको पता होना चाहिए, बट पता होगा तो आप अच्छे प्रोफेशनल एक कोडर कहलाओगे, ठीक है। तो ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। तो ऑन डिलीट कैस्केड क्या है वो देखो। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो देखो व्हाट इज ऑन डिलीट कैस्केड, तो ये जो है ना ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के आप डेवलपर का काम करने वाले हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। यहाँ पे पेन का कलर, ओके। तो इफ़ अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम अ पेरेंट टेबल प्राइमरी की हैज़ बीन डिलीटेड,
देन ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द चाइल्ड टेबल रेफरिंग टू द वैल्यू विल बी रिमूव एज वेल। इसका मतलब ये है कि ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो देखो कस्टमर टेबल के अंदर सपोज 3 रिकॉर्ड्स है 1 2 3, जिसके नाम में आगे डाल दो प्रसाद, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ संकेत, ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ अंकुश, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मैं 12 करता हूँ, ठीक है। तो 1 12 और 3 ऐसे 3 रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि सपोज संकेत जो हमारा कस्टमर है वो हमारे पास अभी नहीं रहा, मतलब कि वो हमसे दगाबाजी करके निकल चुका है दूसरे शॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि संकेत अगर हमारा कस्टमर ही नहीं है तो उसके सेल्स की इंफॉर्मेशन रख के आप करोगे क्या, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है वो सेल्स, मतलब कि यहाँ पे जो है वो संकेत का रिकॉर्ड जो है इस कस्टमर टेबल में से हट चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हट चुका है तो सेल्स टेबल में से उसकी सारी इंफॉर्मेशन हटनी चाहिए, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड है ये भी यहाँ पे हटना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप ऑन डिलीट कैस्केड यूज करोगे, ठीक है। मतलब कि अगर कस्टमर टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उसके रिलेटेड जो कोई भी रिकॉर्ड्स होंगे सेल्स टेबल के अंदर वो रिमूव हो जाएंगे। मतलब कि पेरेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो वो जिस जिस जगह पे भी आ रहा है सेल्स टेबल में वो सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये अप्लाई करने के लिए ऑन डिलीट कैस्केड का यूज़ होता है, ऑन डिलीट कैस्केड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टी है, ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप समझ में आ रहा है व्हाट इज ऑन डिलीट कैस्केड। अगर पेरेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, कोई प्राइमरी की डिलीट हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो चाइल्ड टेबल पर भी होगा और वो प्राइमरी की जहाँ जहाँ पे भी अपेयर हो चुकी होगी वो सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास वो कस्टमर नहीं है तो उसके रिकॉर्ड, उसके सेल्स की इंफॉर्मेशन रखने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड एंड एसक्यूएल फाइल दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।